नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हरियाणा में टिड्डियों का टेरर अटैक शुरू हो गया है। रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद में टिड्डियों ने हमला किया है। गुरुग्राम के बाद अब टिड्डियों का यह दल फरीदाबाद तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों में बड़ा खतरा। साइबर सिटी में भी टिड्डियों ने हमला किया है। पालम विहार सेक्टर 104 में टिड्डियों ने अटैक किया है। राजस्थान से होती हुई ये टिड्डियां महेंद्रगढ़ जिले के रास्ते हरियाणा में एंट्री करती हैं और उसके बाद अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। टिड्डियों का ये टेरर अटैक कोरोना के बाद एक बड़ा खतरा लोगों पर। रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद में इन्होंने हमला किया। बड़ी तादाद में एक साथ करीब जो जानकारी मिली है 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डी दल है। करोड़ों की तादाद बताई गई है और किसानों के लिए बुरी खबर, क्योंकि टिड्डियों की वजह से रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम के जो किसान हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कल शाम को ही महेंद्रगढ़ के रास्ते रेवाड़ी, झज्जर में इन्होंने प्रवेश किया था और वहां पर रुकी थी। हालांकि प्रशासन पहले से मुस्तैद था, ग्रामीणों के साथ मिलकर इन टिड्डियों को भगाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से यह आश्वस्त किया गया किसानों को कि सरकार मदद करेगी, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने भयावह तस्वीरें हैं, बड़ी तादाद में ये टिड्डियां हरियाणा में प्रवेश कर चुकी हैं। रेवाड़ी, झज्जर से गुरुग्राम पहुंची और उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली तक ये पहुंच चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुग्राम की और फरीदाबाद की, जहां रिहायशी इलाकों तक ये पहुंच गई हैं। बड़ी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। एक बड़ा दल है, करीब 10 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का ये दल जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक हवा का रुख तेज होने की वजह से इनको और ज्यादा रफ्तार मिली है। संभावना जताई गई थी, पहले से अंदेशा था कि इस तरह से हमला टिड्डियों का दल कर सकता है। राजस्थान से होता हुआ टिड्डियों का यह दल हरियाणा और अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीरें फरीदाबाद, गुरुग्राम की, जहां बड़ी तादाद में टिड्डियों का यह दल पहुंचा है और इससे पहले कल शाम को महेंद्रगढ़ और फिर रेवाड़ी में ये पहुंचा था। वहां किसानों की फसलों को तबाह करने के बाद अब ये आगे बढ़ चुका है, गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और वहां से रुख लिया फरीदाबाद का। एक और बड़ी खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का यहां जायजा लिया खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। रात भर टिड्डियों से निपटने में प्रशासन जुटा रहा। कृषि मंत्री ने 35% टिड्डियों के खात्मे का दावा भी किया है। पहले से अंदेशा था, ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि कैसे टिड्डियों से मुकाबला करना है और इसी के तहत दलबल के साथ यहां प्रशासन डटा हुआ था रेवाड़ी के करीब दर्जन भर गांव में। और वहां प्रशासन की मदद की स्थानीय लोगों ने, किसानों ने, जिन्होंने आवाज कर, शोर कर इन टिड्डियों को वहां से खदेड़ा, लेकिन फिर भी काफी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए गांव में पहुंचे। किसानों को भी आश्वस्त किया कि तुरंत गिरदावरी करवाई जाएगी। विशेष गिरदावरी के तहत जल्द से जल्द किसानों को टिड्डियों की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान है आज फसलों में। जैसे जो बच्चे हैं ना, ये हमारे सारे खेत के अंदर ही थे, इनको साथ लेके निकले। इन्होंने थाली परात जैसी बजाई, जिससे टिड्डी पटाखे छुटाए। बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा आज फसल में। तो मतलब कि सरकार ने पिछली बार भी जो नुकसान हुआ, जो किसानों का जो ओलों से नुकसान हुआ, उसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया? नहीं, पिछली बार कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई नुकसान जैसे जो भी हुआ उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार? अब सरकार से उम्मीद करते हैं, जैसे पहले ओले पड़ गए थे, अब ये टिड्डी दल आ गया, पूरी फसल को चौपट कर दिया। अब सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जैसे इस फसल का जो नुकसान है उसका भरपाई करें। 80% नुकसान है जी, टिड्डी दल का बहुत भारा नुकसान है जी। और जबकि गांव सारा अलर्ट था, गांव की अलर्ट की वजह से मतलब कि भी 10-20% बचाव रहा है ऐसे। बाकी इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है गांव में। और अब भी जो बची हुई है ये और ज़्यादा ये भी नुकसान करेंगी। काफ़ी मतलब बड़ी तो भरी पड़ी सभी ये उरे और अंडा उरे ही देंगी और खिंच जाएंगी। ये सटे भी कर कैसे उरे, परमानेंट भी रह कैसे, अगर मतलब प्रशासन को और नहीं करो तो ये सटे भी रहे, उरे भी रह कैसे, ये परमानेंट वैसे कैसे इनको काम। और इनका बड़ा भारी। क्या मांग करते हो सरकार से? मतलब गरीब आदमी से किमें देते कि तुम्हारा काम चाल, नहीं तो गरीब आदमी से कितने क्या करा बताओ ना। जमींदार आदमी से और तो कोई इनकम नहीं, कोई सोर्स नहीं, बताओ क्या करेगा। हरियाणा सरकार पहले से ही जागरूक थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से
पाकिस्तान की तरफ से हमारे कई दल आ चुके हैं टिड्डी दल के। सौभाग्य से ये हरियाणा में नहीं आ पाए थे, उधर राजस्थान में चले गए, जयपुर में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। और इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से जो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे। और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है। और अधिकारियों ने, डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई। रेवाड़ी के बाद बड़ी खबर झज्जर से, जहां टिड्डियों ने आतंक मचाया है, फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों को भगाने के लिए ढोल नगाड़े तक बजाए गए। यह अंदेशा पहले से ही था कि कल टिड्डी दल यहां पर पहुंचेगा और उससे पहले इंतजाम जरूर थे प्रशासन के। किसानों को भी अलर्ट किया था। किसानों ने अपने सर पर टिड्डी दल को भगाने की तमाम कोशिशें की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आवाज कर इनको वहां से भगाया जा रहा है। ढोल नगाड़े थाली सब कुछ बजाकर इन्हें यहां से भगाने की कोशिश किसानों ने की ताकि नुकसान होने से बचाया जा सके। बावजूद इसके किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलों पर यह अटैक सीधा टिड्डियों का करोड़ों की तादाद बताई गई है और करीब 10 किलोमीटर लंबा ये टिड्डी दल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो अपडेट है, दिल्ली तक ये प्रवेश कर गया है और अब फरीदाबाद में भी ये एंट्री ले चुके हैं। लेकिन झज्जर की तस्वीरें, पहले लोगों को आगाह किया गया, फिर लोगों ने अपने सर पर किस तरह से इस टिड्डी दल का सामना किया, इसे वहां से भगाने की कोशिश की, आवाज कर इसे भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान फसलों को हो चुका था। तो अपनी थाली लेके जा और खुद को कर दे भाई, टिड्डी बात जाएंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया है। नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये बड़ा बयान क्योंकि एमएसपी को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बीच में ये बड़ा बयान कृषि मंत्री ने दिया कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी। केंद्र के फैसलों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी मिलेगी, राज्य के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, क्योंकि पंजाब सरकार ऐसा आरोप लगा रही थी। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। पंजाब बीजेपी की वर्चुअल रैली में कृषि मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान। तोमर ने चुनावी वादों पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा किसानों से कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना नशा खत्म हुआ। कांग्रेस के राज में पंजाब कंगाली और बदहाली की तरफ जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी कल भी थी, एमएसपी आज भी है और एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। सोनीपत से अगली बड़ी खबर, जहां पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग का भयंकर तांडव यहां पर देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। सोनीपत के नाथुपुर गांव में यह बड़ा हादसा हुआ। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पेंट फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। इस हादसे में पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाह हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंट फैक्ट्री सोनीपत में, जिसमें ये भीषण आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। नाथुपुर गांव में ये पेंट फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी। हालांकि अब आग बुझा ली गई है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कोरोना का हर दिन
विस्फोट हो रहा है। खासकर दिल्ली से सटे जिलों का बुरा हाल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए क्या दिल्ली ही कसूरवार है? हरियाणा सरकार तो यही मान रही है। मनोहर सरकार के मुताबिक कोरोना के ज्यादातर मामले दिल्ली से जुड़े हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर, क्या दिल्ली है गुनहगार? क्या दिल्ली से फैल रहा वायरस? और क्या बंद होने चाहिए बॉर्डर? जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। देखते ही देखते हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 13,000 तक पहुंच गया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर दिल्ली को कसूरवार ठहरा रहे हैं। 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं। और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। 26 जून तक के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में 12,884 कोरोना केसेस सामने आए। 211 लोगों की मौत हुई। 8,016 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और अभी भी 4,657 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे जिलों का भी हाल बताते हैं। 26 जून तक गुरुग्राम में जहां कोरोना के 4,944 मामले सामने आए और 81 लोगों की मौत हो गई, वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 3,134 केस आए और मौत का आंकड़ा 70 तक पहुंच गया। जबकि सोनीपत में कोरोना के 1,094 केस आए और यहां 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली से सटे हरियाणा के ये 3 जिले ही पूरे प्रदेश पर भारी पड़ रहे हैं। और गृह मंत्री अनिल विज ही नहीं, खुद सीएम मनोहर लाल भी हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार बता रही है। थोड़ा कठिनाई हमको आ रही है दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, उन जिलों में केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं। और उसमें भी जानकारियाँ ये मिल रही हैं कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनके संबंध दिल्ली से ज़्यादा हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में अपना टेस्ट ना करा करके इन जिलों में आकर के कराते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पिछले 6 दिनों का आंकड़ा बताते हैं। 21 जून को कोरोना के जहां 412 केस आए और 11 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 22 जून को 390 नए केस और 9 लोगों की मौत हुई। 23 जून को कोरोना के 495 केस आए तो 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जबकि 24 जून को 490 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। वहीं 25 जून को 453 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। 26 जून को 421 नए केस आए तो 13 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली पर ठीकरा फोड़ देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या बॉर्डर को बंद करने से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा? आरोप प्रत्यारोप के बजाय जरूरत है कोरोना पर कारगर रणनीति बनाने की, तभी इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कोरोना को लेकर हरियाणा का पूरा अपडेट। किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। हरियाणा में 183 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ आंकड़ा 13,067 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 212 लोगों की जान गई है। गुरुग्राम में 65 तो सोनीपत में 60 नए केस आए हैं। रिकवरी रेट बढ़ गया है, 62.11% हो गया है। और आपको बता दें 4,717 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 8,078 मरीज ठीक हो गए हैं। पानीपत में 14, नूंह में 10, झज्जर में 8 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 3 और यमुनानगर में 3 नए मामले सामने आए हैं। ये कहर हरियाणा में बढ़ता हुआ आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे सियासतदान ये मानते हैं कि दिल्ली कसूरवार है। दिल्ली की वजह से ये आंकड़ा हरियाणा में बढ़ा है। लेकिन जो भी है, हरियाणा में कोरोना कहर बरपा रहा है। खासकर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं।
तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। एक तरफ जहां आम आदमी का तेल निकल रहा है तो वहीं किसानों के लिए खेती बाड़ी महंगाई का सौदा साबित हो रही है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। प्रदर्शन का ये तरीका अनोखा हो सकता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल अभी भी लोगों का तेल निकाल रहा है। लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जहां चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को हाथों से खींचा और घोड़ा गाड़ी की सवारी की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ठीक ऐसा ही प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। किसानों के लिए कितनी दिक्कत हो गई है? सारी दिक्कत ही किसानों की है जी। अब यहाँ तो ट्रैक्टर बेचने लगा दिए हैं किसानों ने, तेल डलवाएंगे उसमें क्या करेंगे? इतनी कीमतें हैं कि डीजल पेट्रोल को पार कर गए हैं। अब तो वही है कि पुराने जमाने में जैसे बल्द के साथ होती थी खेती, वही करनी पड़ेगी। पिछले 20 दिन में मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी साहब ने। 70 साल का डीजल पेट्रोल से महंगा कर दिया। लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं देती इनको। जो 4500 करोड़ रुपए इन्होंने अपना पीएम केयर्स फंड में, जो प्राइवेट फंड बनाया है, उसमें इकट्ठा कर लिया, वो नहीं खर्च रहे। लोगों को लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, मजदूर को लूट रहे हैं, दुकानदार को लूट रहे हैं, स्टूडेंट को लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं ये लोग। ये लूट बंद होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद लगातार 21वें दिन जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। और पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ने से किसान सबसे ज्यादा परेशान है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। किसानी ਤੇ दुगना बोझ नहीं पाता है डीजल के रेट बढ़ा के। कुछ दिन पहले ये 62 रुपए थे, अब लगातार बढ़ते बढ़ते 9-10 रुपए रेट बढ़ गया है और फसल के दाम नहीं सही मिलते, वो तो आपको पता ही है। सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर कच्चे तेल के दाम इतने कम हो रहे हैं तो आप इस तेल के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हो, और इतने करोड़ का जो राहत पैकेज दिया गया है किसानों को वो कहाँ है, किस रूप में हमें मिलेगा और वो कहाँ है। किसान ही नहीं, तेल की कीमतों में लगी आग से दूसरे लोगों पर भी महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किराए बढ़ेंगे, जो गाड़ी ढुलाई वाली है, माल वाली गाड़ी है, उनको भी किराए बढ़ेंगे। हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी मिलेगी, सस्ता तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कम करने चाहिए डीजल और पेट्रोल के रेट। बहुत ही सोच समझ के तेल डलवाना पड़ रहा है। पहले जहाँ पे 2-3 लीटर ज़्यादा तेल आता था, अभी जो प्राइस हाइक हुए एकदम से, उससे काफ़ी ज़्यादा बजट को असर पड़ा हुआ है, तो सोच समझ के ही डीजल डालना पड़ रहा है। काफ़ी फर्क था डीजल के रेट पे, अब तो बहुत महंगा हो गया है तेल। अब क्या करना जी, हम इस टाइम अब 1000 रुपये का डला रहे हैं। पहले तो आपका 1000 रुपये से हमारा बहुत तेल हो जाता था, अभी रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा है। कोरोना काल में पहले ही आम आदमी का दिवालिया पिट चुका है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें खून के आंसू रुला रही हैं, और कीमतें ऐसे ही बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल सेंचुरी लगा चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं यमुनानगर की, जहां दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश लूट के इरादे से पोल्ट्री फार्म व्यापारी के घर दाखिल हुआ, लेकिन व्यापारी की पत्नी ने इस बदमाश का डटकर सामना किया। दोनों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और आखिरकार महिला की हिम्मत के आगे ये बदमाश घर से भाग निकला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश तेज कर दी है।
सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन कौन नहीं। अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी और आके यहाँ से एक बार उन्होंने अंदर पानी मांगा मैडम से। पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो, साफ है हमारे, इधर इशारा करके बोले साथ वाले को। तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमता रहा साथ में। 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है, वो पीछे से आया, पिछली दीवार से बैक वाली से अंदर कूदा। अंदर कूदने के बाद उसने पहले दरवाजा जो कि लॉक था उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद उसने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उससे 25-30 वार करे उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी। मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई। मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया। मैडम पीछे से दीवार से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे एक मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। तो घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएँ। देखिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमा फेसाइली जैसा आप बता रहे कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का। ना ही जो महिला है जिसमें हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल, कोई उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की। तो वो एंगल हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमा फेसाइली ऐसा नहीं लग रहा। और अब बात मिशन पानी की। हार्पिक न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी के जरिए घर में साफ पानी के इस्तेमाल के लिए नए तरीके की खोज की जा रही है। एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर रैकेट बेनकीजर उन उत्पादों की खोज में विश्वास करते हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की उपयोगिता को कम करने में सहायक हों। We live in stressful times, and like everybody हम इस वक्त बहुत तनाव भरे माहौल में हैं और रैकेट बेनकाइजर की तरह सभी कॉर्पोरेट्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। has been created by प्रत्येक उत्पाद को किसी विशेष उपभोक्ता की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। There's science behind it that goes to solve that problem. So let me take an example. जैसे कि आमतौर पर बाजार में मिलने वाले डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों के दाग मिटाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों की जगह बाकी दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे काम के लिए बनाया नहीं गया है। Because they've not been designed for it. So what we did was we did a lab. हमने भारतीय शौचालयों पर एक लैब स्टडी किया जिनमें फ्लश नहीं था। उसमें हमने जंग और पानी के दाग छोड़ दिए। इनको साफ करने के लिए हमने डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि हार्पिक जैसे स्पेशल टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए लोग इन्हें मिटाने के लिए ज्यादा मेहनत, प्रोडक्ट्स, समय और पानी बर्बाद करते हैं। And while this is one example, there are... हालांकि ये बस एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जरूरत है कि हम एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो ऐसी चीजों के लिए बनाया गया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल अपना बोझ हल्का करेंगे बल्कि अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और पानी का कम उपयोग करेंगे। In our effort and the amount of water we use. बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन सिरे से बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर विकास की ओर बढ़ना है तो लोगों को अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना होगा। Change behavior is key to unlocking growth.